तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, मतलब ऊंचाई उसकी सबसे ज्यादा है। मसेटा का पठार जो कहाँ स्थित है, स्पेन में स्थित है। जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है वो भी कहाँ पर स्थित है, मसेटा के पठार में स्थित है। और स्पेन कहाँ स्थित है, यहाँ। ठीक कि बी पठार कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। आज का अपना टॉपिक है पठार। देखिए अपन ने ज्वालामुखी पढ़ लिए। ज्वालामुखी के बाद अपन ने ज्वालामुखी के बाद भूकंप, और भूकंप के बाद अपन ने पढ़ा सुनामी, भी अपन ने पढ़ लिया। अब आज एक नया टॉपिक नए बेस पे, पठार। अब देखो, जब पठार आपको समझ में आएंगे तो पर्वत समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पठार पर्वत कहाँ कहाँ। पठार पर्वत में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो सदियों से चला आया है। सदियों से यदि कहा जाए तो जब से एग्जाम ये अपना चालू हुए हैं तब से पठारों का अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि ये पठार कहाँ स्थित है, ये पठार कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा पेपर अपडेट होकर के आता है कि पठारों के कुछ प्रकार भी पूछ लेते हैं, उनसे भी कुछ 20 से भी कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं। अब कहाँ स्थित है उसकी अपन जानकारी तो लेंगे ही लेंगे, साथ में कुछ शुरुआत की जानकारी तरीके पठार की पर समझते हैं। देखो पठार होते क्या है। पठार सब लोग जानते हो। पठार क्या है कि धरातल का ऐसा स्थल होता है, धरातल का ऐसा स्थल जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है, पठार कहलाता है। देखो दूसरी चीज, अब ये तो किताबी भाषा हो गई, धरातल का ऐसा स्थल जो आसपास के स्थल से ऊंचा होता है, पठार कहलाता है। दूसरी बात ये हो गई कि अधिकतर जो मानव बस्ती जहां पर है, अधिकतर वो कहाँ है, पठारों पर है। ठीक है, अधिकतर लोग कहाँ, पठार पर ही रहते हैं। तो हल्का सा ऊंचाई, मतलब आपने देखा होगा काफी हद तक ऐसे क्षेत्र है जो पठारों पर ही मानव बस्ती अधिकतर वहीं पर रहती है, पठारों पर रहती है। अब देखो पठारों में क्या है कि पठारों का, पठार पर्वत इन सब में अंतर क्या होता है कि पठार, वो देखो पठार की ऊंचाई निश्चित की गई है 300 से 500, ये याद रखना है। कितनी ऊंचाई डिसाइड की गई है इसकी, 300 से 500 फीट। कितना, इतना ऊंचा क्षेत्र हो, 300 से 500 फीट ऊंचा क्षेत्र ही क्या कहलाता है। इतनी जगह जहां पर ऊंचा हो, पत्थर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पठार बोल देते हैं। पहाड़ थोड़ी सी और इससे ज्यादा ऊंचाई 1000 के ऊपर निकल गया तो पहाड़ हो गया। पर्वत उससे भी ऊंचा हो गया तो पर्वत हो गया। और फिर पर्वत की चोटी, वो पर्वत का सबसे ऊपरी शिखर हो गया पर्वत की चोटी। तो मतलब ऊंचाई के आधार पर इनके नाम बदले गए हैं। ठीक है, तो पठार क्या है, पठार पहले अपन आज पठार पढ़ रहे हैं। तो पठार क्या है, 300 से 500 फीट की ऊंचाई क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। बस सिंपल सा इतना आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, तो इतना याद रख लीजिए 300 से 500 फीट। लेकिन एक बात मैंने बताया, इनमें माइनरी अंतर है। एक अनुमानित संख्या इन्होंने बना रखी है कि 300 से 500, लेकिन अपवाद है इसमें, वो भी पठार है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार यही है। कौन सा पठार, तिब्बत का पठार। अच्छा, तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई है वो है 16,000 फीट, सॉरी कितनी, 16,000 फीट ऊंचा है। अब मैंने अभी कितना बताया कि 300 से 500 फीट की ऊंचाई क्या कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। लेकिन आप कहोगे कि तिब्बत का पठार तो 16,000 फीट ऊंचा है, तो फिर इसको क्यों पठार बोलते हैं। तो ये अपवाद, एक अनुमान औसत निकाल लिया कि 300 से 500 फीट पठार ही कहलाएंगे। अब इसके ऊपर जो होंगे, कुछ इससे 300 से भी नीचे पठार होंगे, तो वो क्या है, एक अनुमान औसत निकाल लिया कि 300 से 500 फीट की ऊंचाई वाले पठार कहलाते हैं। अब तिब्बत का पठार अपवाद में देख लीजिए, पहला क्या है, तिब्बत का पठार, वो कितना है, 16,000 फीट है। फिर बोलीविया का पठार है। ठीक है, बोलीविया का पठार वो भी कितना है, उसकी भी ऊंचाई है 12,000 फीट है। कितना है, 12,000 फीट है। बोलीविया का पठार हो गया, वो 12,000 फीट है। एक कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया का पठार 7800 फीट है। तो देखो तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, ये अधिक, मतलब पठार की जो सीमा है 300 से 500, उससे भी अधिक ऊंचाई वाले पठार है। तो तीन है, कौन है, तिब्बत का पठार है मुख्य रूप से, और बोलीविया का पठार, और एक हो गया कोलंबिया का पठार। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पठार की यदि बात करें, पठारों का वर्गीकरण, पठारों को कितने प्रकार के पठार होते हैं, कैसे होते हैं, यहां से कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे क्वेश्चन, कैसे ये बेसिक क्वेश्चन कैसे उठा सकता है। देखो सबसे पहले है भौगोलिक स्थिति के अनुसार, जो ज्योग्राफिकल जो स्थिति है उसकी, उनके अनुसार पठार कितने प्रकार के हैं। अब क्वेश्चन यही बनाया गया कि इनमें से कौन सा भौगोलिक स्थिति के अनुसार पठार है, और ऑप्शन ये 4 में से एक इनका रख लेगा कि अंतरा पर्वतीय पठार, इंटरमाउंटेन है, या पीडमांड है, या कॉन्टिनेंटल है, या कोस्टल है। मतलब अंतरा पर्वतीय पठार है, गिरिपथ पठार है, महाद्वीपीय पठार है, तटीय पठार है। इनमें से एक ऑप्शन रहेगा, बकाया ये ऑप्शन रहेंगे। अब
अब अपन ने पठार तो पढ़ रखे हैं कि ये पठार यहाँ है, ये पठार यहाँ है, बहुत सारे पठार अपन ने पढ़ रखे हैं। बट यदि ये यहाँ से थोड़ा बेस से क्वेश्चन उठा लिया उसने कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार पठार को इनमें से कौन सा पठार है और ये ऑप्शन रहे, तो फिर यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कारण से इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से। तो भौगोलिक स्थिति में क्या है कि भौगोलिक स्थिति क्या होती है कि अपन जो चीज देख रहे हैं उस हिसाब से पठार। तो पहला नाम है आपका अंतरा पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन। सीधे सीधे इसको नाम तो ये याद ही करने पड़ेंगे, इनको मैं समझा दे रहा हूं। ये है क्या? अंतरा पर्वतीय मतलब एक पर्वत ये है आपका, ये एक पर्वत ये है, इसके नीचे की जो ऊंचाई है या पत्थर यहाँ पर है, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल सा यहाँ लोग रह रहे हैं या कुछ भी अपन कुछ भी यहाँ कर रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है, तो इन पर्वतों के बीच का पठार या इन पर्वतों के अंदर जो पठार है तो उसको क्या बोल रहे हैं? जब जहां पर्वत है उसके बीच में पठारी क्षेत्र, तो उसको बोल देते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। ये हो गया, ठीक है। पहला कौन? भौगोलिक स्थिति। तो जब ऐसी जो चीज ऐसी जगह दिखे कि जहां दो पर्वत फिर नीचे जगह क्या है, पठार जैसी है, तो उसको क्या बोल देंगे कि ये कौन सा पठार है? अंतरा पर्वतीय पठार है, ठीक है। दूसरा है पीडमांट या गिरिपथ पठार। अब गिरिपथ पठार क्या होता है? अब ये तो मैंने बता दिया कि पर्वतों के बीच के क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र। अब ये क्या? पर्वतों मतलब एक से अधिक पर्वत। अब गिरिपथ पठार क्या होता है? मान लो ये पर्वत है, ठीक है, इसके नीचे ही ऐसे पठारी क्षेत्र है, तो इसको बोल देते हैं गिरिपथ पठार, ठीक है, या पीडमांट पठार इसी को बोलते हैं। बस सिंपल सा है, लेकिन ये नाम याद रखने हैं। गिरिपथ पठार हो गया। महाद्वीपीय पठार या कॉन्टिनेंटल। देखो महाद्वीपीय जहां भी शब्द आए, आपने बहुत ज्यादा प्लेट विवर्तन की भी ये पढ़ा, महाद्वीपीय, भूकंप, ज्वालामुखी, हर जगह महाद्वीपीय, जहां महाद्वीपीय भूकंप की जगह क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। महाद्वीपीय का मतलब यही होता है कि जो महाद्वीप हैं अपने, उनके क्षेत्र के बीच में जो भी गतिविधि होती है, जो भी क्षेत्र, उन्हीं को अपन बोलते हैं महाद्वीपीय पर्वत या महाद्वीपीय पठार या महाद्वीपीय नदियां, जो कुछ भी है, तो महाद्वीप के बीच में। तो महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल, जैसे अपना पठार यदि बात करें प्रायद्वीपीय पठार, तो ये एक महाद्वीपीय पठार है, ठीक है। कौन सा पठार है? ये महाद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। अब ये देखो प्रायद्वीपीय पठार महाद्वीपीय भी है, साथ में यहां पर भी मैंने लिखा है घर्षित। तो मतलब अभी यहां समझिए महाद्वीपीय पठार क्या होगा? कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपों के बीच के पठार महाद्वीपीय पठार। इसके बाद है तटीय पठार, कोस्टल, मतलब जैसे ये अपना इंडिया है, अब इसके यहां पर ये पठारी क्षेत्र हो, तट में पठारी क्षेत्र है, तो इसको क्या बोल देते हैं? इस क्षेत्र को कौन सा पठार बोल देंगे? ये कौन सा पठार है? तटीय पठार है। अभी पठार कौन कौन सी स्थिति में आगे अभी बताऊंगा, पठार कौन कौन से तटीय पठार है, कहाँ स्थिति है, वो पूरा मैप बना करके वर्ल्ड का अपन, और जैसे अपन ने पहले अभी अपन ने पढ़ा था पूरा ज्वालामुखी पढ़े थे, उसी तरीके से बताऊंगा पठार कहाँ कहाँ है। अभी केवल आप इनको समझिए। तो कितने भौगोलिक स्थिति के अनुसार इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा हो गया? अंतरा पर्वतीय पठार। दूसरा कौन सा हो गया? गिरिपथ पठार। तीसरा कौन सा हो गया? महाद्वीपीय पठार। और चौथा कौन सा हो गया अपना? तटीय पठार। 4 ये हो गए। अब इसके बाद आता है आपका विभाजन आकृति यानी कि स्ट्रक्चर के अनुसार, आकृति के अनुसार वर्गीय क्लासिफिकेशन इसका क्या किया गया है। देखो ये मैंने बताया भौगोलिक स्थिति की, अपन केवल देखे कि ये ऐसी स्थिति है इसकी, तो वो कौन से पठार है, तो वो 4 है, अंतरा पर्वतीय, गिरिपथ, महाद्वीपीय, तटीय। अब ये आकृति मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार पे पठार कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखो ये नाम आपने हर गुंबदाकार पठार, डोम मतलब गुंबदाकार, गुंबद के आकार का इस तरीके से पठारी क्षेत्र, एक ये हो सकता है आकृति, एक ऐसी आकृति हो सकती है। दूसरा घर्षित मतलब पूरा भले ऐसे पठार था, अब उसका मतलब क्या है, घर्षण होते होते ये पूरे से खत्म हो रहा है, फ्लैट होता चला जा रहा है, तो एक हो गया घर्षित पठार हो गया। सोपनाकार पठार, इस क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र का पठार क्या हो गया, सोपनाकार पठार या स्टेप लिंक। ये पठारी क्षेत्र है, फिर थोड़ी जगह, फिर ये पठारी क्षेत्र, फिर थोड़ी जगह, फिर पठारी, तो स्टेप लिंक पठार इसको बोलते हैं, सोपनाकार पठार। और एक सपाट पठार मतलब पूरी तरीके से फ्लैट पठार, सपाट पठार। आकृति के अनुसार 4 है। पहला कौन सा है, गुंबदाकार पठार, दूसरा कौन सा है, घर्षित, तीसरा कौन सा है, सोपनाकार, और चौथा है सपाट। बिल्कुल 4 नाम एज इट इज बिल्कुल याद कर लो, कौन सा, गुंबदाकार, घर्षित, सोपनाकार, सपाट। ठीक है। गुंबदाकार का पठार के यदि एग्जाम्पल देखो तो जो छोटा नागपुर का अपना पठार है वो कैसा है, डोम आकार का है, यानी कि गुंबदाकार पठार है। फिर यदि घर्षित पठार तो वो प्रायद्वीपीय भारत का जो अपना प्रायद्वीपीय भारत मैंने बताया था, महाद्वीपीय पठार भी उसको बोल सकते हैं, और उसको घर्षित पठार भी बोलते हैं। कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत वाला पठार, वो भी क्या हो गया, घर्षित पठार आ गया। अब सोपनाकार पठार, सोपनाकार मैंने बता दिया है, तो वो क्या है, विंध्याचल जो बिंद पठार है अपना, वो कैसा है, सोपनाकार पठार है। और सपाट पठार, ठीक है, तो सपाट पठार ये क्लियर हो गया, मतलब क्या, गुंबदाकार, घर्षित, सोपनाकार और सपाट, 4 हो गए। आकृति के अनुसार पठार 4 हो गए। अब इसके बाद क्या है, जलवायु के आधार पर,
देखो पहले भौगोलिक स्थिति में 4 है, अंतरा पर्वतीय, गिरिपद, महाद्वीपीय, तटीय। आकृति के अनुसार गुम्बदाकार, घरसेट, सोपनाकार और सपाट, ये आकृति के अनुसार हो गए। अब जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर वही होंगे, एक मरुस्थलीय होगा, दूसरा आर्द्र और तीसरा हिम। मरुस्थलीय तो डिजर्ट एरिया वाला, जहां मरुस्थलीय होंगे और वहां पठारी क्षेत्र है तो उसको बोल देते हैं मरुस्थलीय पठार। तो जो पोतवार का जो पठार है पाकिस्तान में, उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय या शुष्क पठार के रूप में जाना जाता है, पोतवार का पठार। तो कौन सा हो गया, मरुस्थलीय या शुष्क पठार। दूसरा है आर्द्र पठार। आर्द्र पठार ह्यूमिडिटी वाला। तो जो आर्द्र पठार है, तो वो आर्द्र पठार कहां पाया, जो असम का पठार है उसको आर्द्र पठार, क्योंकि वहीं पर चेरापूंजी, मासेमराम बरसात अधिक होती है, तो उसी क्षेत्र पे जो पठार है उसको आर्द्र पठार के रूप में जाना जाता है, असम का पठार। हिम पठार, अब बर्फ से ढका हुआ फिर भी नीचे पठारी क्षेत्र, तो वो कौन सा होगा, आप लोग जानते हो सब लोग, ग्रीनलैंड, जो सबसे बड़ा द्वीप है, तो ग्रीनलैंड क्या हो गया, वो हिम पठार हो गया। तो जलवायु के आधार पर 3 हो गए, मरुस्थलीय या शुष्क पठार, ठीक है, दूसरा आर्द्र पठार, तीसरा हो गया हिम पठार। अब देखो अपर्दन चक्र के अनुसार पठार होगा। अपर्दन चक्र मतलब क्या है कि जब पहले पठार बना तो नया, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा उसकी उम्र ज्यादा हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरीके से उसकी उम्र हो गई या घर से पूरी तरीके से खत्म होने लगा पठार हो, तो उसमें क्या है, तरुण पठार, फिर एक प्रौढ़, फिर एक जीर्ण। मतलब जैसे अपनी स्थिति होती है, पहले तरुण बालक, फिर उसके बाद युवा, फिर उसके बाद क्या होता है, बुढ़ापा। तो बिल्कुल वही हो गया, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण, ये 3 प्रकार के अपर्दन चक्र के अनुसार। एज इट इज पूरी कंडीशन अपर्दन अपना भी हो रहा है, ठीक है, ऐसे अपर्दन पठारों का भी हो रहा है। तो तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण 3 प्रकार के हो गए। मतलब मेरे ये बताने का इसलिए था कि यहां से यदि किसी विभाजन के हिसाब से कोई पठार का क्वेश्चन आए तो वो भी बन जाना चाहिए, ठीक है। पठारों का वर्गीकरण एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कौन कौन से हैं, 4 हैं। पहला कौन सा है, अंतरा पर्वतीय, दूसरा कौन सा है, गिरिपद, तीसरा कौन सा है, महाद्वीपीय और चौथा कौन सा है, तटीय। आकृति के अनुसार स्ट्रक्चर, बस थोड़ा सा दिमाग में ध्यान देना है। तो आकृति क्या है, पहला गुम्बदाकार, दूसरा कौन सा है, घरसेट, तीसरा सोपनाकार और चौथा कौन सा है, सपाट। जलवायु के आधार पर 3 है, मरुस्थलीय या इसको शुष्क बोलते हैं, और दूसरा आर्द्र पठार, तीसरा हिम पठार। तो ये 3 हो गए जलवायु के आधार पर। अपर्दन चक्र के अनुसार हो गए 3, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण। तो ये हो गए पठारों का विभाजन। अब देखो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत जैसे अब ये है, अंतरा पर्वतीय पठार कौन कौन से हैं, गिरिपद पठार कौन कौन से हैं, महाद्वीपीय पठार कौन कौन से हैं, तटीय पठार कौन कौन से हैं। अब अपन इन सब की जानकारी एक बेसिक डिटेल के साथ में, विथ मैप के साथ में, इनके एक एक पठार जितने भी वर्ड पे हैं इंपॉर्टेंट पठार, पूरे पठार आपको यहीं पर याद करवाऊंगा अभी मैं, और पूरे एक एक स्थिति के साथ बताए जाएंगे ये पठार हैं कहाँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे अपन देखेंगे क्या कहाँ से हैं पठार, ये कौन कौन से हैं। चलिए तो फिर अब आगे अपन देखते हैं। मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, पठारों का वर्गीकरण, कौन कौन से पठार हैं इन सब का वर्गीकरण पढ़ाया। अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो मैंने ये बनाया है पूरा वर्ड, अब पूरे पठार जहां से भी, मतलब इतने पठार लिख दिए मैंने इसमें कि यदि पठार से क्वेश्चन आया कौन पठार कहाँ स्थित है, तो वो पठार इन सब में से ही होगा कोई ना कोई। बस अपन को आपको उतना ज्यादा क्लियर नहीं दिखता होगा, तो एक काम करना है इसको कि मतलब 720 पिक्सल पे अपना एक बार करके और स्नैपशॉट इसका ले लीजिएगा, तो आपको पठार क्लियर दिखने लगेंगे। और बकाया करना क्या है, अभी बिल्कुल कंसंट्रेट हो करके जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उसको बिल्कुल गौर से समझना है, और ये चीज ध्यान देनी है कि कौन स्थिति किसकी कहां पर है। बस मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको, एक एक स्थिति आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है और मेरे शब्द सुनना है, ये आपको पूरी स्थिति के सहत याद हो जाएंगे। फिर भी यदि आपको अभी स्थिति, कभी किसी ने मैप ज्यादा देखा नहीं वर्ड का, या ज्यादा तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो इस तरीके से अभी बार बार हर वीडियो पे मैप आएंगे, यही देश आएंगे, तो हर बार कहीं पठार, नदियां, पर्वत, ये सब चीजें उसी स्थिति में आएंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज क्लियर होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, जब भी वर्ड मैप पढ़ू ना तो उसमें सबसे विशेष क्या है, सबसे जो टफ क्षेत्र है वो अपने यही है, एशिया कंट्री जो है, यूरेशिया कंट्री है, यही क्षेत्र एक ऐसा यार द्वीप भी है, और एशिया, यूरोप ये थोड़ा सा साथ में ऐसे मिला हुआ है, तो यही टफ है। तो सबसे पहले यही शुरुआत करेंगे अपन, और चलिए शुरुआत करते हैं पठारों की। तो
पठारों में देखो भारत के पठार अलग हैं, ठीक है, तो वो अपन जब इंडियन ज्योग्राफी पे आगे बढ़ेंगे तो अपन इंडिया के पठार कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, वो चीज अपन ध्यान रखेंगे। देखो पठार का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है कि पठार जहां होते हैं वहां खनिज संपदा सबसे अधिक मात्रा में होती है। जितनी भी खदानें हैं, सोने की खदान, हीरे की खदान, टिन की खदान, तांबा, जितनी भी खदानें हैं अधिकतर पठारों पे ही पाई जाती हैं। और पठार कैसे रहते हैं, दूसरी चीज और, पठार मरुस्थल भी रहते हैं, मतलब वहां पर ज्यादा खेती होती नहीं, वहां लाल पीली ऐसी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। हाँ कुछ पठार ऐसे होते हैं जैसे लावा निर्मित पठार कोई हुआ तो वहां पर उन पठारों में भले ही अच्छी काली मिट्टी रहती है, उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, जैसे अपना मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का, तो काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है वो, लेकिन पठार अधिकतर क्या रहते हैं, मरुस्थल क्षेत्र रहते हैं, वहां पर खनिज संपदा सबसे अधिक मात्रा में, इस कारण से मानव बस्ती भी वहीं पर अधिक रहती है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी माइंस रहती है, खदानें रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो अब आपको बिल्कुल दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके देखिए, समझिए। अपना इंडिया है, इंडिया के सबसे पहले अपने ऊपरी क्षेत्र में चलते हैं, ठीक है। यहां से अपन भ्रमण करेंगे और पूरा घूमते घूमते पूरा विश्व अपन को आज घूमना है, ठीक है। तो चलिए पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो, तभी मजा आएगा आपको समझने में इन पठारों को पूरी तरीके से, और एक वर्ल्ड का मैप भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। चलिए अपन इंडिया से आगे ऊपर गए तो सबसे पहले एक पठार का अपन नाम लिखते हैं, तिब्बत का पठार। सब लोगों ने सुना होगा तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार वास्तविक रूप से थोड़ा सा भारत में भी आता है और मुख्य रूप से चीन में है। यदि देखा जाए तो तिब्बत का पठार कहाँ है, यदि क्वेश्चन आए तो चीन भारत ऐसा आ जाए तो फिर चीन भारत दोनों लगाना है टिक, ये चीन भारत, चीन अमेरिका, कुछ भी ऐसा लिखा है, चीन रसिया, तो चीन भारत लगाना है। यदि पर्टिकुलर भारत है फिर पर्टिकुलर चीन ऑप्शन में है तो फिर चीन टिक लगाना है, ना कि भारत, क्योंकि तिब्बत का पठार कहाँ है, चाइना में है। अब तिब्बत की पठार की विशेषता क्या है, देखो जो तिब्बत का पठार है वो, तिब्बत का पठार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एक अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय मैंने अभी बताया आपको, अंतर पर्वतीय क्या होता है कि जो पर्वतों के बीच में स्थित, आपको पता ही है कि तिब्बत के इस साइड हिमालय है, ठीक है, क्युनलुन पर्वत श्रेणी वो भी है ऊपर है यहाँ इसके क्षेत्र में। तो तिब्बत का पठार कैसा है, पहला नंबर अंतर पर्वतीय पठार है, पहली बात क्लियर हुई। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा पठार, देखो दो चीज याद रखना इनमें, अब अपना ऐसी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है क्योंकि पर्वत, पहाड़, पठार और श्रेणियां, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तिब्बत का पठार कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ना कि सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। केवल दो फैक्ट तिब्बत के पठार पे, स्थिति कहां है, चाइना में है कैसा, ये अंतर पर्वतीय पठार है, ये याद रखना। ये कभी कभी क्वेश्चन यदि यहां से और थोड़ा डीपली उठाएगा तो यही बस पूछेगा कि ये कौन सा है, अंतर पर्वतीय पठार है। और अगला तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ये हो गया तिब्बत का पठार। अब तिब्बत से थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, तो देखो तिब्बत से जैसे थोड़ी सी ऊपर अपन चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, तो ये हिमालय पर्वत है। हिमालय के जस्ट ऊपरी क्षेत्र में ये एक इस तरीके से पठार है, पूरा पठारी क्षेत्र है एकदम, चाइना और इनके सबके बीच में, ठीक है। ये उसका नाम है पामीर का पठार। तिब्बत के जस्ट ऊपर कौन सा है, पामीर का पठार। कौन सा पठार है, पामीर का पठार। अब पामीर के पठार की विशेषताएं क्या है, देखो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, मतलब ऊंचाई उसकी सबसे ज्यादा है। और बड़ा कौन सा है सबसे अधिक मात्रा में, तिब्बत का पठार। और पामीर का पठार क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का, सॉरी पामीर का पठार है, ठीक है। अब पामीर के पठार को और किस नाम से जाना, तो पामीर को पठार को संसार की छत कहा जाता है। ये सबको पता होगा, पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। अगला पामीर के पठार का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, महाद्वीपों का स्केलेटन, बस इस शब्द को याद रखिए, महाद्वीपों का स्केलेटन किसे कहा जाता है, तो महाद्वीपों का स्केलेटन पामीर के पठार को कहा जाता है। तिब्बत के पठार के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व का सबसे बड़ा पठार, दूसरा अंतर पर्वतीय पठार तिब्बत का पठार है। पामीर के पठार के तीन इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, दूसरा संसार की छत, और तीसरा महाद्वीपों का स्केलेटन कहा जाता है। महाद्वीपों क्या कहा जाता है, स्केलेटन कहा जाता है। चलिए अब पामीर के पठार देखो, अब देखो इंडिया से अपन कहां पहुंचे थे, सीधा तिब्बत, तिब्बत से ऊपर गए थे पामीर। अब पामीर के थोड़ा सा ऐसे इस साइड आइए, पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में जैसे नीचे उतरोगे पामीर के पठार के तो आपको स्वात घाटी मिलेगी। वो स्वात घाटी शायद पाकिस्तान का कश्मीर या पाकिस्तान का कश्मीर, हाँ ऐसे ही कुछ बोला जाता है उसको, स्वात घाटी को, वहां आतंकवादी गतिविधियां सबसे अधिक मात्रा में होती हैं। तो स्वात घाटी के थोड़ा और नीचे आइए, जैसे नीचे आओगे और ये जहां अपने ये
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचोगे आप, इस्लामाबाद रावलपिंडी के क्षेत्र में, वहीं पर एक पठार है, वो पठारी क्षेत्र है। जो इस्लामाबाद है ना पाकिस्तान का, वो पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। उसका नाम क्या, जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें कर्नाटक, बेंगलोर, ये जितने भी है पूरे राज्य पूरे आते हैं, आंध्र प्रदेश, ये सब। ऐसे ही जो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी का क्षेत्र है पूरा ये, उस क्षेत्र में एक पठार है, उसका नाम है पोतवार का पठार। कौन सा पठार है? पोतवार का पठार। 3 पठार हो गए, तिब्बत का पठार हो गया और पामीर का पठार हो गया, पोतवार का पठार। पोतवार का पठार कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। मैंने बताया कि जो पाकिस्तान की राजधानी भी इस्लामाबाद है, वो कहां? पोतवार के पठार के पास ही, पोतवार के पठार में ही स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब देखो बात आई ब्लॉक पर्वत की, तो ब्लॉक पर्वत, जिसको इसकी डेफिनेशन पता हो ब्लॉक पर्वत, वो कमेंट में लिख करके बताए ब्लॉक पर्वत होते क्या है। और मैं अगला वीडियो जस्ट मेरा ब्लॉक पर्वत से ही है, तो मैं उसमें इसको, क्योंकि अभी कुछ नहीं, उसको डिटेल में समझाऊंगा ब्लॉक पर्वत होते क्या है। अभी केवल इतना याद रखिए कि जो पोतवार का पठार है वो कहां? इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मध्य स्थित है, और इसको ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है पोतवार का पठार। 3 पठार क्लियर हो गए, बिल्कुल सिंपल से हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा, और महाद्वीपों का स्केलेटन। फिर उसके जस्ट नीचे आए पश्चिमी क्षेत्र में, तो पोतवार का पठार जो कहां स्थित है? इस्लामाबाद एवं रावलपिंडी में स्थित है, और ये किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। 3 पठार क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करें, पामीर के पठार के थोड़ा और ऊपर चलते हैं। देखो पामीर का पठार मैंने बताया कि ये चाइना और इसके हिंदुकुश पर्वतमाला है, यही हिंदुकुश पर्वतमाला और चाइना और इंडिया और ये सब उज्बेकिस्तान के एरिया में है। इसके जस्ट ऊपर और जाओगे तो आपको एक देश ये अलग से मिलेगा, मंगोलिया। मंगोलिया मिलेगा। कौन सा? मंगोलिया। इसकी राजधानी मंगोलिया की क्या है? उलान बटोर है ना। तो मंगोलिया जो है, अब मंगोलिया का मंगोलिया पूरा ये पठारी क्षेत्र है। कौन सा है? ये मंगोलिया जो है तो पठारी क्षेत्र है। अच्छा, मंगोलिया का पठार ये भी कैसा है? अंतर पर्वतीय पठार है। कौन सा पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है। अच्छा, थोड़ा सा इसका डिटेल में और बता देता हूं। ये थोड़ा सा क्या है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करेगा। देखो जो मंगोलिया का पठार है ना, इसके यदि पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में जाओगे आप, और उसी तरह मतलब चाइना रसिया के क्षेत्र में, तो एक पर्वत श्रेणी यहां मिलेगी जिसका नाम है खिंगन पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी? खिंगन पर्वत श्रेणी। मंगोलिया पठार के कहां? पूर्वी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में मंगोलिया पठार में जैसे, और रसिया कंट्री के ऊपर जाओगे, मंगोलिया के ऊपर जाओगे तो रसिया लगेगा, तो याबलो नोबी। कौन सी पर्वत श्रेणी मिलेगी? एक पर्वत मिलेगा याबलो नोबी। याबलो नोबी, ये नाम अभी आपको टप लगेंगे, 3-4 बार जैसे सुनोगे ना एकदम इजी हो जाएंगे। उत्तरी क्षेत्र में कौन सा है? याबलो नोबी। और यदि मंगोलिया के पश्चिमी क्षेत्र में पर्वत कौन सा है? अल्टाई। अल्टाई पर्वत श्रेणी है पश्चिमी क्षेत्र में मंगोलिया के। ठीक है, और जो दक्षिण क्षेत्र में यदि देखना चाहते हो कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो अल्टूनशान व तियनशान। देखो अल्टूनशान और तियनशान ये पर्वत श्रेणियां, मैं अभी जब जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो ये इसलिए भी यहाँ पर आपको अभी बता रहा हूँ कि आपकी 1-2 बार दिमाग में ये घूमे कि ये पर्वत श्रेणियां हैं कौन। और जैसे अगले पर्वत पढ़ेंगे ना तो ये फिर आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मंगोलिया जो पठार था उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये पर्वत श्रेणियां थी। क्लियर हो गई। तो मंगोलिया पठार कहाँ है? जैसलमेर के जस्ट ऊपर गए तो मंगोलिया पठार। अब जैसे ही इसके ऊपर जाओगे आप मंगोलिया के ऊपर, तो रसिया क्षेत्र है, पूरे का पूरा क्या है? बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पठार है लेकिन वो कोई मतलब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद इस क्षेत्र से होते होते अब एक काम करो कि यहाँ मंगोलिया तक पहुंच गए थे, अब थोड़ा सा इंडिया के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में चलते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले क्या पड़ता है? म्यांमार। क्या पड़ता है? म्यांमार। म्यांमार का इंपॉर्टेंट पठार है, ये पूछा भी गया है। म्यांमार का पठार, म्यांमार में कौन सा पठार है? शान का पठार। कौन सा पठार है म्यांमार में? शान का पठार। शान का पठार। म्यांमार में एक पठार है जिसका क्या नाम है? शान का पठार। ये नाम है शान का पठार। शान का पठार कहां पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। ठीक है, अब देखो शान के पठार की विशेषता क्या है। जैसे ये जो म्यांमार है यहाँ पर शान का पठार है, इसकी विशेषता क्या है कि देखो शान के पठार में एक नदी गुजरती है जिसका नाम है साल्विनी। क्वेश्चन सिंपल सा, साल्विनी नदी किस पठार से गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए शान के पठार से गुजरती है। ठीक है, शान का पठार स्थित कहाँ है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, यही इतना डीपली नहीं जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा शान का पठार कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। देखो क्या होता है ज्योग्राफी में, कोई सा भी पठार हो, कोई सा भी पर्वत हो, यदि उसके पर्टिकुलर देश के नाम पे है तो उसकी स्थिति नहीं पूछता। क्योंकि जैसे अब यहाँ आप आओ इक्वेडोर, या यहाँ पर आप ये अर्जेंटीना, पैटागोनिया, यहाँ आओगे, अब पर्टिकुलर देश का नाम है और उसी देश के नाम से पर्वत या पठार का नाम है तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। कुछ ऐसा नाम होगा कि देश का नाम कुछ और है, वहां पर पठार का नाम बिल्कुल अलग है, तो वो जरूर स्थिति जरूर पूछेगा कि कहाँ स्थित है। जैसे तिब्बत का पठार सबको पता है तो इसकी स्थिति मुश्किल ये नहीं पूछेगा, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पूछ सकता है। म्यांमार के पठार का इंपॉर्टेंट फैक्ट
क्या है कि इसमें ये पूछे सान का पठार, तो सान का पठार बिल्कुल अलग नाम है। तो सान का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। और इससे और डीपली चलते हैं तो इसमें कौन सी नदी यहां से प्रवाहित होती है सान के पठार से? सालबेरी नदी जो है तो सान के पठार से प्रवाहित होती है, जो कहां स्थित है? म्यांमार में स्थित है। अगला देखो, मैंने पहले बताया था पठार क्या है, खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, अधिकतर मात्रा में खनिज संपदा यहीं पाई जाती है। तो म्यांमार में जितना भी खनिज का उत्पादन होता है ना, जितना भी जो भी खदानें हैं वो सब सान के पठार के इर्द गिर्द ही है। तो उसमें चांदी, टिन, टंगस्टन ये सब सान के पठार से मिलता है। और दूसरा क्या है, देखो चांदी, टिन, टंगस्टन ये सब खदानें कहाँ हैं? म्यांमार में। म्यांमार में कहां पर? सान का पठार है, वहीं पर खदानें ये सब है। इसका और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि म्यांमार का जो पठार है वो खनिज का भंडार है। ठीक है, तो सालबेरी नदी पहला, ये दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा हो गया चांदी, टिन, खनिज ये सब इनकी सबकी खदानें इसमें पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, म्यांमार का पठार कहाँ, सान का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। अच्छा, थोड़ा सा और चाइना में और एक है लोयस का, लोयस। तो लोयस, कभी कभी लोयस का पठार भी उस क्षेत्र को बोलते हैं, लोयस का मैदान भी बोलते हैं। तो देखो पठारी क्षेत्र है उसको लोयस मैदान भी बोल देते हैं, वो इंपॉर्टेंट मैदान है क्योंकि वहां पर क्या है कि वहां पर देखो आपको पता है कि वर्ल्ड में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है? चाइना में है। तो लोयस इसलिए फेमस है क्योंकि लोयस क्षेत्र में ही दो खदानें हैं चाइना की, दो खदानें वो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर कोयले का भंडार है और बहुत अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। दो खदानों के नाम हैं सांसी एवं सेंसी, बस दो नाम याद रखना। सांसी एक जैसे नाम है, वहां के हर नाम एक ही जैसे ही रहते हैं, तो सांसी एवं सेंसी ये दो बड़ी बड़ी माइंस हैं या खदानों का नाम है। और वहीं पर क्या होता है? कोयले का भंडार या कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस कारण से लोयस का मैदान भी इसको कभी कभी बोल देते हैं, लोयस का पठार भी बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोयला का भंडार भी बता दिया। अब अगला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से हुआंगहो नदी निकलती है। कौन सी? हुआंगहो नदी, पीली नदी भी इसको बोलते हैं। बट जब नदियां पढ़ाऊंगा तो हुआंगहो नदी की स्पेशल व्यवस्था बताऊंगा कि कैसे, कहां से निकलती है, कहां तक, ये कहां पर इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो हुआंगहो नदी भी किस पठार से निकलती है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले कि हुआंगहो नदी जो चाइना की है वो किस पठार से होकर निकलती है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि लोयस के पठार बोलते हैं, लोयस का मैदान बोलते हैं। तो पठारी क्षेत्र होता क्या है? वैसे बेसिक रूप से मैदानी तो होता है, ये वही क्षेत्र मैदान दिखेगा यदि कम ऊंचाई है उसकी, और नीचे उसको और खुदाई करोगे तो पठारी क्षेत्र, खनिज निकल आए तो जहां पत्थर उत्थर निकले जा रहा तो बोल देते हैं पठार है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। लोयस का मैदान की जब बात आएगी तब उसके अलग टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। अब लोयस के पठार की बात आएगी तो उसके ये क्वेश्चन हो गए कि सांसी एवं सेंसी कोयला की खदानें हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया, चाइना का हो गया, लोयस का मैदान। अब देखो जो अपना एशिया कंट्री यहां का जो क्षेत्र था इसमें यही 3-4 पठार हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। पहला यहां से म्यांमार से ही चालू करते हैं। म्यांमार में कौन सा पठार है? सान का पठार है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक केवल सालबेरी नदी यहां से निकलती है। फिर आगे पहुंचते हैं, तिब्बत का पठार क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, दूसरा ये तिब्बत का पठार हो गया विश्व का सबसे बड़ा। उसके बाद लोयस, तो लोयस का मैदान या लोयस का पठार, इसमें क्या है? हुआंगहो नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका? सांसी एवं सेंसी जो है तो कोयला का उत्पादन क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर और इसके ऊपर चलते हैं तो पामीर का पठार है, ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था महाद्वीपों का स्केलेटन इसको बोलते हैं। महाद्वीपों का स्केलेटन किसको बोलते हैं? पामीर के पठार को बोलते हैं। और ऊपर मंगोलिया का पठार, तो मंगोलिया का पठार मंगोलिया में स्थित है क्योंकि ये नाम, ये तो स्थिति पूछेगा ही नहीं। मैंने थोड़ा सा इसके इसलिए पर्वत श्रेणी बताई क्योंकि खिंगन पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए बताया कि इसकी पूर्वी क्षेत्र में खिंगन है, पश्चिमी क्षेत्र में अल्टाई है और उत्तरी क्षेत्र में याबलो नोबी है, दक्षिण क्षेत्र में अल्टून शान व तियन शान, ये पर्वत श्रेणियां इसके मंगोलिया के पठार में है। अब जैसे इन सब क्षेत्रों से पाकिस्तान का एक बताया जो इस्लामाबाद, क्योंकि वहां पर क्या राजधानी ही इस्लामाबाद पोतवार के पठार में स्थित है, तो सीधे सीधे पूछ सकता है कि पोतवार का पठार कहां स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इस्लामाबाद जो राजधानी है वो पोतवार के पठार में स्थित है। रावलपिंडी भी पोतवार के पठार में। और एक इसका जो मैंने बताया था कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो अब इस क्षेत्र से अपन फ्री हो चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन एशिया कंट्री से आते हैं, यहां से बाहर एशिया क्षेत्र से अपने एशिया कंट्री पे ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपन यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपन कहाँ आए? अरब कंट्री में आए। अरब का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो अरब का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं ईरान। तो ईरान में कुछ नहीं है, एक पठार है ईरान में जिसको बोलते हैं ईरान का पठार। काहे का पठार है वो? ईरान का पठार है, वो भी एक अंतर्पर्वतीय पठार है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक क्षेत्र है ईरान के जस्ट ऊपर, आर्मेनियन उच्च भूमि। कौन सा क्षेत्र है? आर्मेनियन उच्च भूमि।
देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो आर्मेनियन उच्च भूमि है, ये जो है एक क्षेत्र पूरा मैदानी क्षेत्र है, यानी कि पठारी क्षेत्र है। इसमें 3-4 कंट्री भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आर्मेनिया आ जाता है, जॉर्जिया आ जाता है, अजरबैजान, ईरान, तुर्की, ये जो पूरे के पूरे क्षेत्र, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्की, ये आर्मेनियन उच्च भूमि का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाता है आर्मेनियन उच्च भूमि, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस पूरे पठारी का नाम ही रख दिया है कि आर्मेनियन उच्च भूमि करके नाम रख दिया है। इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? ये पूछ सकते हैं कि जो आर्मेनियन उच्च भूमि है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। यदि बहुत ज्यादा अंदर घुस करके क्वेश्चन पूछा उसने पठारों से, तो आर्मेनियन उच्च भूमि की चोटी का नाम क्या है? अरारत। क्या नाम है? यहां लिख करके बता दे रहा हूं, अरारत चोटी है। आर्मेनियन उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अरारत है, ठीक है। ये कहां स्थित है? तुर्की में स्थित है। कहां पर स्थित है ये अरारत? तुर्की में स्थित है। अच्छा, तुर्की की बात जब आई है तो देखो पर्टिकुलर ये तुर्की का क्षेत्र तो है, इसमें आर्मेनियन उच्च भूमि तो आता ही है, क्योंकि इसमें 4-5 मैंने बताया इसमें देश है। आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, तुर्की क्षेत्र। बट तुर्की में ही एक इंपॉर्टेंट पठार है जहां से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट पठार कौन सा है? उसके 3-4 नाम हैं तुर्की वाले पठार के। एक तो उसका नाम है अनातोलिया का पठार, नाम सुना होगा आपने। बस कुछ नहीं, इसके नाम अलग अलग हैं क्योंकि क्षेत्र अलग अलग, जैसी जैसी अलग अलग क्षेत्र है तो नाम अलग अलग हो गए इसके। पहला नाम क्या है? अनातोलिया का पठार। कौन सा नाम है? तुर्की पे ही है ये सब, अनातोलिया का पठार। दूसरा नाम है एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार, ठीक है। अनातोलिया का पठार, एशिया माइनर पठार, या पर्टिकुलर बोलेंगे तुर्की का पठार, तुर्की का पठार। कितने नाम? 3 नाम हो गए, एशिया माइनर का पठार, अनातोलिया का पठार, तुर्की का पठार। ये सब कहाँ स्थित हैं? पठार वही तुर्की के पठार के इर्द गिर्द ही है। तो ये 3 नाम है, एक ही है। सब की स्थिति कहाँ है? तुर्की में है। कौन कौन से नाम? एक बार फिर से, अनातोलिया, ये 2-4 बार नाम पढ़ो, बिल्कुल सिंपल से याद हो जाए। अनातोलिया का पठार, तुर्की का पठार और एशिया माइनर। इंपॉर्टेंट ये है, सीधा सीधा पूछेगा एशिया माइनर का पठार कहाँ स्थित है? तो एशिया माइनर का पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो तुर्की की राजधानी अंकारा है ना, इसी पठारों के बीच में स्थित है। अंकारा जो राजधानी है वो इन्हीं पठारों के बीच में स्थित है, तुर्की की राजधानी। उसी अब तुर्की का नाम आप लोगों को पता होगा, तुर्की कर दिया है उन्होंने। क्या नाम कर दिया? तुर्की। अब देखो यहां से एक नदियां, जो इंपॉर्टेंट नदियां पूछी जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन इनका आता है हमेशा, दजला और व फरात नदियां कहां स्थित हैं? बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो दजला व फरात नदियां कहां बहती हैं? ये तुर्की में बहती हैं, ठीक है। पठार क्या है? ये उसमें ऑप्शन अनातोलिया का पठार रहे या एशिया माइनर या तुर्की पठार, कोई एक रहेगा तो आपको टिक कर देना है कि अनातोलिया के पठार से होकर गुजरती है या एशिया माइनर के पठार से होकर दजला व फरात नदियां गुजरती हैं या तुर्की के पठार से होकर गुजरती है। तो बात समझ में आई कि जो दजला व फरात नदियां हैं वो कहां से होकर गुजरती हैं? वो एक ही नाम के सिनोनिम होगा, ये अनातोलिया, एशिया माइनर और तुर्की के पठार से होकर के दजला व फरात नदियां गुजरती हैं। तो बात यहां तक हो गई, तुर्की तक अपन आ चुके हैं। ईरान का पठार भी हो गया, ऊपर पहुंचे अपन। तो ये जो आर्मेनिया उच्च भूमि, ये मैंने अलग से जैसे इसको जो साइड में है थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो उनके नाम बता दिए। और जो तुर्की ये क्षेत्र है तुर्की, तो तुर्की में कौन कौन से पठार है उनके नाम हो गए। अच्छा, अब एक और देखते हैं। जब यहाँ पर अपन तुर्की तक आ चुके हैं, थोड़ा सा यूरोप कंट्री के अंदर एंट्री करते हैं। जैसे यूरोप कंट्री में एंट्री करेंगे तो वहां केवल एक पठार इंपॉर्टेंट है, स्पेन पे है। कौन सी है? स्पेन। पुर्तगाल के ऊपर जैसे जाओगे तो स्पेन मिलेगा, ठीक है। तो जो स्पेन है, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी सबको पता है क्या है? मैड्रिड है। तो जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है ना, वो यही स्पेन की कौन सी पठार? मसेटा का पठार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मसेटा। देखो मैंने पहले बताया था कि म्यांमार में एक पठार स्थित है, कौन सा? शान का पठार। वो इंपॉर्टेंट क्योंकि एक अलग से नाम है। वैसे जो मसेटा का पठार है, मसेटा, जो मसेटा का पठार है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेन पे स्थित है। और पर्टिकुलर यूरोप कंट्री का एक ही इंपॉर्टेंट पठार है, कौन सा? मसेटा का पठार, जो कहां स्थित है? स्पेन में स्थित है। जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है वो भी कहां पर स्थित है? मसेटा के पठार में स्थित है। और स्पेन कहां स्थित है? यहां, ठीक है। ये आइबेरियन प्रायद्वीप पूरे, ठीक है, आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है ये। तो ये स्पेन का हो गया। मसेटा का पठार कहां स्थित है? स्पेन पर स्थित है। इतना याद रखना है। तो मेरे हिसाब से ये आपको यूरेशिया के जितने इंपॉर्टेंट पठार हैं वो मैंने आपको बता दिए। गिन करके नाम बता देता हूं। म्यांमार में कौन सा है? शान का पठार है। उसके ऊपर कौन सा है? तिब्बत का पठार है। उसके बगल में कौन सा है? लोयस का पठार है। उसके ऊपर जाओ
जाओगे तो कौन सा है, पामीर का पठार है। पामीर के पठार के जैसी उत्तर दक्षिण क्षेत्र में आओगे तो आपको पोतवार का पठार पाकिस्तान में मिलेगा। इन पामीर पठार के ऊपर जाओगे तो आपको मंगोलिया का पठार मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ आप अरेबियन कंट्री में तो ईरान का पठार है। ईरान के पठार के जस्ट ऊपर जाओगे तो तुर्की के ही थोड़ा सा बाजू में 3-4 देश हैं, वो छोटे छोटे कौन से हैं, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, ठीक है, एवं तुर्की। वहां पर आर्मेनियन उच्च भूमि पाई जाती है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरारात है। अब तुर्की पे ही पर्टिकुलर एक पठार है जिसके 2-3 नाम है। एक नाम क्या है, अनातोलिया का पठार, इंपॉर्टेंट नाम है। एशिया माइनर का पठार, तुर्की का पठार, और उसके बाद तुर्की की राजधानी जो अंकारा कहाँ है, वही अनातोलिया के पठार या एशिया माइनर के पठार पे स्थित है। नदियां कौन सी यहाँ से बहती है, दजला व फरात नदियां कहाँ से बहती है, ये तुर्की के, ये अनातोलिया के पठार से होकर गुजरती हैं। स्पेन में एक इंपॉर्टेंट है, कौन सा पठार है स्पेन में, मसेटा का पठार है, इंपॉर्टेंट है। मसेटा का पठार कहाँ स्थित है, स्पेन में स्थित है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वो किस पठार में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए मसेटा के पठार में स्थित है। तो यहां तक आप लोगों को लगभग क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने कोशिश की कि आपको आपके दिमाग में पठारों के नाम तो याद ही हो गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा साउथ ये अफ्रीका महाद्वीप में चलते हैं। देखो अफ्रीका महाद्वीप में यदि यहाँ से अपन एंट्री करते हैं, अरब से सीधा यहाँ आएंगे मिस्र से एंट्री करेंगे तो ये इथियोपिया, इसका नाम बहुत सुना होगा इथियोपिया का, ठीक है। कुपोषण के कारण इसको यहाँ पर खाने पीने की बड़ी ज्यादा समस्या है। तो जो इथियोपिया है, इथियोपिया में इथियोपिया का ही पठार है। कौन सा पठार है इथियोपिया में, इथियोपिया का ही पठार है, ठीक है। देखो जो इथियोपिया का पठार है वो उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ से एक नील नदी का उद्गम तो आपको पता है विक्टोरिया झील यहाँ से होता है, बट जो इथियोपिया से है ब्लू नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इथियोपिया से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। बात समझ में आई, कौन सा ब्लू नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इथियोपिया से होता है। अच्छा, अब इथियोपिया की पठार की सबसे ऊंची चोटी रास दाजन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर होगा। देखो आपको मैंने पहले बताया कि इथियोपिया में इथियोपिया का पठार है, बात समझ में आई। इथियोपिया में क्या का पठार है, इथियोपिया का पठार है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछेगा कि इथियोपिया का पठार कहाँ स्थित है, तो ये तो पूछेगा नहीं। और इथियोपिया से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इथियोपिया का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो रास दाजन, क्या नाम है सबसे ऊंची चोटी का नाम, रास दाजन। आपके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप बार बार पठारों की चोटी पूछ रहे हैं कि पठारों की चोटी क्या होगी। देखो भाई एक बात याद रखो, पर्वत हो उसकी भी चोटी होगी, पहाड़ हो उसकी भी चोटी होगी, पठार हो उसकी भी चोटी होगी। कैसे, सब लोग जानते हो कि मान लो कि ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा पठार है। अब कहीं तो ऊंचाई होगी इसकी सबसे ज्यादा, मतलब भले ये बिल्कुल ऐसे प्लेन है लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ ऊंचा हो गया, फिर प्लेन है, फिर थोड़ा सा ऊंचा, तो जो जहां की सबसे ऊंचाई हो गई वही हो गई इसकी चोटी। बात समझ में आई ना। तो पठार की भी चोटी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो रास दाजन जो है ना, तो इथियोपिया की पठार की चोटी है। जैसे ये पर्वत है, मान लो एवरेस्ट है, तो ये हो गई इसकी चोटी। पठार है, ये ऐसा है, ये इस तरीके से पठार है, तो ये हो गई पठार की चोटी। पहाड़ है, ये छोटा सा है, ये इसकी चोटी हो गई। तो इथियोपिया की पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, रास दाजन है इथियोपिया के पठार की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो जैसे आप इथियोपिया पे यहां तक सीधा आ गए, मिस्र से सीधा इथियोपिया यहां आए, इथियोपिया के थोड़ा सा आप कहां चलिए, पश्चिम क्षेत्र में चलिए। यहां पर एक देश है नाइजीरिया, ठीक है। कौन सा, नाइजीरिया, चार, ये सब देश यहीं पर हैं, ठीक है। तो एक नाइजीरिया नदी भी है, नाइजीरियन नदी, वो मैं बताऊंगा, पाम तेल की नदी बोला जाता है, ठीक है। तो नाइजीरिया का पठार का नाम इंपॉर्टेंट है। उस पठार, नाइजीरिया के पठार में जो स्थित है पठार, नाइजीरिया का जो देश है उसमें एक पठार स्थित है, उसका नाम है जोस का पठार। क्या, कौन सा पठार है, जोस का पठार कहाँ स्थित है, नाइजीरिया में स्थित है। कौन सा पठार, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो एक शान का पठार इंपॉर्टेंट मैंने बताया कहाँ है, म्यांमार पे। एक इंपॉर्टेंट मैंने कौन सा बताया, स्पेन पे है, मसेटा का पठार। ये स्थिति वाले पठार है, ये इनकी सीधे सीधे स्थिति पूछेगा, मसेटा, स्पेन, शान, म्यांमार। एक ये मिल गया अपन को। नाइजीरिया में कौन सा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जोस का पठार कहाँ स्थित है, तो जोस का पठार कहाँ स्थित है, नाइजीरिया में स्थित है। नाइजीरिया देश कहाँ है, देख रहे हो आप लोग, अफ्रीका कंट्री में नाइजीरिया देश है। अच्छा, इसका और एक इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं कि नाइजीरिया के पठार में टिन का भंडार है।
कहेगा टिन का। शुरुआत में इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जितने भी पठार हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि खनिज संपदा सबसे अधिक मात्रा में इन्हीं में पाई जाती है। तो नाइजीरिया के पठार में क्या, ये जोस का पठार में क्या पाया जाता है, टिन का भंडार पाया जाता है। क्लियर। नाइजीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कौन सा पठार स्थित है नाइजीरिया में, जोस का पठार। जोस का पठार कहाँ स्थित है, नाइजीरिया में स्थित है। अब थोड़ा नाइजीरिया के दक्षिण में चलते हैं तो जाम्बिया एक देश आता है यहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप का जाम्बिया देश है। कौन सा देश, जाम्बिया देश। एक पठार ये अपन को इंपॉर्टेंट मिल गया। यहाँ जो जाम्बिया देश है वहां पर एक इंपॉर्टेंट पठार है, उसका क्या नाम है, कटंगा का पठार। क्या नाम है, कटंगा का पठार। देखो जाम्बिया जायरे ये साथ में ऐसे आदि वजह से पाकिस्तान भारत ये आसपास है, ऐसे जाम्बिया जायरे। तो यहाँ पर एक पठार है उसका नाम है कटंगा का पठार। कौन सा पठार है, अफ्रीका कंट्री में कटंगा का पठार। 4 पठार ही इंपॉर्टेंट अभी तक अपन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इनको स्थिति वाली इंपॉर्टेंट बकाया। तो मैंने बताया सबसे ऊंचा सबसे छोटा। एक ये क्या हो गया, जाम्बिया। जाम्बिया पे स्थित है एक पठार जिसका क्या नाम है, कटंगा का पठार। जाम्बिया देश से अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं। जाम्बेजी नदी मकर रेखा विषुवत रेखा काटने वाली है ना, तो ये अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो ये इसका पठार भी याद रखिए। यहाँ से यदि वो तो हाईलाइटेड क्वेश्चन हो गए हैं। विषुवत रेखा को काटने 2 बार काटने वाली, मकर रेखा को काटने वाली नदियां, वो तो अब पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यदि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ ले कि कटंगा का पठार कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, जाम्बिया जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का, तो कौन सा पठार स्थित है, कटंगा का पठार स्थित है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट, तांबा एवं हीरा की खदानें, जो जाम्बिया में तांबा और हीरा की खदानें पाई जाती है वो कौन से पठार में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती है आपकी कटंगा के पठार में। कटंगा का पठार कहाँ स्थित है, जाम्बिया में स्थित है। ठीक है। और मकर व विषुवत रेखा वो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बार बार मैं आपको यहाँ से बताऊंगा जाम्बिया से नदियां निकली, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो मतलब कटंगा का पठार भी वही है। तो मकर और विषुवत रेखा जो इसी पठार के क्षेत्र में, ये पूरा इतना बड़ा पठार है तो इसी पठार के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और कांगो व जायरे नदियों का उद्गम कटंगा का पठार है। कांगो व जायरे नदियों का उद्गम कहां से होता है, कटंगा के पठार से ही होता है, कांगो व जायरे नदियों का उद्गम। अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, जब नदियां पढ़ेंगे तो पूछेंगे कांगो व जायरे नदियां में पढ़ाऊंगा कहां स्थित है, तो आपको पता होगा जाम्बिया में स्थित है। ठीक है। अब थोड़ा जाम्बिया के क्या है, पश्चिम क्षेत्र में आते हैं तो एक देश आपको मिलेगा, उसका नाम है अंगोला। इसका भी नाम सुना होगा। सबसे अभी तक जितने मैंने पठार बताए उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि किसी पठार का नाम जो मुझे लगता है वो क्वेश्चन आने की संभावना, ये अंगोला देश से, क्योंकि अंगोला देश में एक पठार स्थित है जिसका नाम है बी पठार। ए बी, क्या नाम है, बी पठार, बस यही नाम है इसका। अंगोला में पठार स्थित है, उसका क्या नाम है, बी पठार। कौन सा पठार, बी पठार। केवल कुछ नहीं इसका, और सब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका अंगोला में केवल एक यही इंपॉर्टेंट है, बी पठार कहाँ स्थित है। तो बी पठार आपको पता होना चाहिए, अंगोला में स्थित है। ठीक है। अब अच्छा एक बात याद रखना, ज्योग्राफी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। यदि ये पूछ ले जाए कि बी पठार कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, तो आपको ये भी पता है। अब ये नहीं कि वो पर्टिकुलर देश तक याद है आपको और आप इसमें भी सोचो कि अरे यार अंगोला तो ऑप्शन ही नहीं आया। तो याद ये रखना है कि यदि ये पूछ ले कि बी पठार किस महाद्वीप में स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यदि पर्टिकुलर देश पूछता है तो अफ्रीका महाद्वीप का देश कौन सा है, अंगोला। अंगोला में कौन सा पठार स्थित है, बी पठार स्थित है, कहाँ पर, अंगोला में स्थित है। तो यहाँ तक जाम्बेजी नदी भी यही से निकलती है। ठीक है। तो बस अंगोला के है। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप में कितने इंपॉर्टेंट 3 पठार मैंने बताए हैं। 3 में से जो 2 हैं, 3 जो 4 पठार बताए हैं, 4 में से 3 पठार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी स्थिति के साथ। पहले इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार इथोपिया में है। नदी का उद्गम कौन सा है, ब्लू नील नदी का उद्गम है। चोटी कौन सी है, रास दाजन। याद करना हो याद कर लेना, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि चोटी तक पूछेगा, वो अभी 2 4 6 साल 8 साल बाद ही ये चोटियां पूछने लगेगा पठारों की। ठीक है। अभी तो केवल स्थिति ही पूछेगा। तो इथोपिया का पठार इथोपिया में। इसके नीचे मैंने नाइजीरिया, नाइजीरिया में पठार, ये संभावना यहां से पूछेगा। नाइजीरिया का पठार कहाँ स्थित है, जोस का पठार है। नाइजीरिया में कौन सा पठार स्थित है, जोस का पठार स्थित है, टिन के भंडार है। फिर यहाँ मैंने जाम्बिया में बताया, जाम्बिया में कौन सा पठार है, कटंगा का पठार। ठीक है। और अंगोला में। चलिए अब अपन अमेरिका कंट्री पे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ से चलते हैं। ठीक है। तो देखो जब यहाँ से ऐसे आओगे तो यहाँ आपको सबसे पहले हडसन की खाड़ी मिलेगी। कौन सी खाड़ी मिलेगी, हडसन की खाड़ी मिलेगी। हडसन की खाड़ी के जैसे नीचे आओगे, ये कनाडा का क्षेत्र है, कनाडा से अपन एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, तो आगे वाले टॉपिक जैसे ही आएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अभी तो पठार पढ़ रहे हैं तो पठारों पे अपन पूरा फोकस कर रहे हैं।
कनाडा का केवल एक पठार, बहुत अच्छे से अपन को केवल एक है, बढ़िया अच्छे से ध्यान दे लो, लॉरेंसिया का पठार। कौन सा? लॉरेंसिया का पठार। पठार इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो मैंने बार बताया क्योंकि खनिज संपदा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट, अपन पढ़ क्यों रहे हैं इतनी ज्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि खनिज संपदा यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में है। तो लॉरेंसिया का पठार कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है लॉरेंसिया का पठार। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि केवल देखो ये अलग से नाम है कनाडा का लॉरेंसिया का पठार, केवल ये याद रखना है स्थिति के लिए कि ये सीधे सीधे पूछेगा लॉरेंसिया का पठार कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कनाडा में, यदि ऑप्शन में कनाडा है। यदि कनाडा ऑप्शन में नहीं है, उत्तरी अमेरिका है, तो सीधा टिक कर देना है उत्तरी अमेरिका में लॉरेंसिया का पठार स्थित है। अब देखो यहाँ पर खदानें कौन कौन सी है लॉरेंसिया के पठार में? एक सडबरी खदान है, बहुत फेमस खदान है कनाडा की, सडबरी खदान, और एक ओंटारियो खदान। सडबरी खदान वर्तमान की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे हमेशा से जो इंपॉर्टेंट चली आई है, ठीक है, वो उसका नाम है ओंटारियो खदान। ठीक है, तो ओंटारियो खदान में क्या है? सोने की खदान है, जो सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी खदान में? कनाडा के ओंटारियो की खदान में किसका उत्पादन होता है? ठीक है, तो सोने का उत्पादन होता है। खदान का नाम क्या है? ओंटारियो। ठीक है, और यहाँ पर एक जो खदान है सडबरी की खदान, क्या की खदान? सडबरी की खदान, जिसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट व निकेल का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कौन सी खदान में? सडबरी की खदान में, जो कहां स्थित है? कनाडा में स्थित है। दो खदानें भी कनाडा की देखो याद हो जाएंगी, एक सडबरी, एक ओंटारियो। सीधे सीधे खदान, ओंटारियो की खदान कहां है? ओंटारियो यहाँ का राज्य भी है समथिंग, हाँ ओंटारियो यहाँ का राज्य भी है ओंटारियो। वहां पर खदान कौन सी है? उसी के नाम से खदान है, सोने की खदान है। अब जैसे कनाडा के आप नीचे आओगे, जैसे यहां से नीचे आने, कनाडा से नीचे आओगे तो आप अमेरिका यूएसए कंट्री में आ रहे हो। यहां पर आपको 5 झीलें मिलेंगी, ठीक है, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ओंटारियो झील, ठीक है, मिशिगन झील, इरी झील, तो ये सब झीलें मैं पढ़ाऊंगा। इसके जस्ट बाद अपना टॉपिक झीलों का ही है। तो देखो कनाडा के जैसे नीचे आओगे तो आपको झीलें मिलेंगी। झीलों के जस्ट बगल में थोड़ा सा बाजू में, आप जैसे बाजू में जाओगे तो एक पूरा पठारी क्षेत्र है ये, ठीक है। उस पठारी क्षेत्र का नाम है ग्रेट बेसिन का पठार। क्या नाम है? ग्रेट बेसिन का पठार। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, सीधा सीधा पूछेगा कि ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बेसिन का पठार आपका स्थित है कहाँ? यूएसए में स्थित है ग्रेट बेसिन का पठार। बात क्लियर हो गई? अब देखो ग्रेट बेसिन का पठार का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देखो मैंने बताया पठार एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र लिया जाता है, वहीं पर बड़े बड़े शहर बसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि खदानें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बात तो इसमें ग्रेट साल्ट लेक एक झील है, अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ग्रेट साल्ट लेक। तो ग्रेट साल्ट लेक झील किस पठार में स्थित है? तो ग्रेट साल्ट लेक झील जो है तो ग्रेट बेसिन का पठार में स्थित है। ठीक है, कहां पे स्थित है? ग्रेट बेसिन के पठार में। कौन सी झील स्थित है? ग्रेट साल्ट लेक झील स्थित है। ठीक है, अच्छा एक नाम और सुना होगा, डेथ वैली या मृत घाटी नाम सुना होगा। तो जो डेथ वैली या मृत घाटी है वो भी किस पठार में स्थित है? जो ग्रेट बेसिन का पठार है अमेरिका में, यूएसए में, तो वहीं पर कौन सा मृत घाटी या डेथ वैली स्थित है? ग्रेट साल्ट लेक झील स्थित है। देखो ये जो पठार है ना, इसमें खेती वेती नहीं यहाँ होती, ये एक मरुस्थल है, ठीक है, डिजर्ट है ये पूरा। ग्रेट बेसिन का पठार क्या है? ये मरुस्थलीय पठार है। बात समझ में आई? तो कुछ नहीं है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बेसिन का पठार स्थित है यूएसए में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेट साल्ट लेक झील किस पठार में स्थित है? तो ग्रेट साल्ट लेक झील स्थित है ग्रेट बेसिन के पठार में। ग्रेट बेसिन का पठार है कहाँ? यूएसए में। ग्रेट साल्ट लेक झील फिर कहाँ होगी? वो भी यूएसए में ही है। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक झील है क्या? ये ग्रेट साल्ट लेक झील है, ये आपकी क्या है? खारे पानी की झील है। मृत घाटी कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। कौन से पठार में स्थित है? तो ग्रेट बेसिन के पठार में मृत घाटी स्थित है। बात क्लियर हो गई? डेथ वैली। अब जैसे इसके बीच में नीचे आओगे और एक कोलंबिया आपको राज्य मिलेगा, यूएसए का एक कोलंबिया राज्य। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा। जो कोलंबिया के थोड़ा सा और इस साइड आओगे, जैसे ही पूर्वी क्षेत्र में आओगे तो ह्यूस्टन शहर भी है एक यहाँ पर। कौन सा? ह्यूस्टन शहर भी है, जहाँ मोदी जी शायद गए थे, यही ह्यूस्टन में ही उनका कार्यक्रम हुआ था। कोलंबिया के थोड़ा साइड में ही है। कोलंबिया में क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो कोलंबिया ये फेमस यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये कोलंबिया में के जो अब कोलंबिया के नाम से एक पठार है,
ठीक है, वो जो शहर है उसी वो एक जो कोलंबिया का पूरा शहर है तो वो कहाँ स्थित है, कोलंबिया के पठार में ही स्थित है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, कोलंबिया शहर में क्या क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब देखो 7-8 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं, कैसे भी बना ले। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। यूएसए के किस शहर में स्थित है, तो कोलंबिया में स्थित है। कोलंबिया के पठार में कौन सा पार्क स्थित है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कोलंबिया के पठार में स्थित है। कैसे भी क्वेश्चन बना ले, आपको स्थिति और पता है कि कोलंबिया का पठार, कोलंबिया ये है, वहां पर क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कोलंबिया के पठार में स्थित है। अच्छा, एक अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको गीजर का नाम बताया था, ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक है, गीजर मैंने बताया था ज्वालामुखी। अभी समझना है गीजर क्या होता है, तो पिछला वीडियो देखिए ज्वालामुखी का, क्लियर हो जाएगा। तो जो ओल्ड फेथफुल गीजर है वो भी आपको कहां स्थित है, कोलंबिया के पठार पे ही स्थित है। बात क्लियर हो गई। कोलंबिया जो एक राज्य है, एक शहर है, वो कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। यूएसए उसको कोलंबिया के पठार के नाम से भी जाना जाता है। उसमें है क्या इंपॉर्टेंट, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। दूसरा क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर भी कहाँ स्थित है, कोलंबिया में स्थित है। बात क्लियर हो गई कोलंबिया की। अब कोलंबिया के जैसी यहाँ ह्यूस्टन के जैसी थोड़ा सा नीचे और उतरोगे आप, थोड़ा सा नीचे और अपन ट्रेवल करते हैं तो मैक्सिको शहर आता है। ठीक है, मैक्सिको में क्या है कि मैक्सिको में कुछ नहीं है, इसका केवल मैक्सिको इसलिए बताया क्योंकि कोलंबिया आपको केवल ये अमेरिका पता रहता है कि ये अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। यहाँ दक्षिण अमेरिका के ब्राजील शहर लगभग लोगों को पता रहता है, और अमेरिका का यूएसए ये और कनाडा ये पता रहता है। एक बीच में और देश है पूरा का पूरा मैक्सिको, तो वहां पर मैक्सिको ये पूरा जो देश है ये, तो मैक्सिको का पठार ही है। कौन सा है ये क्षेत्र, मैक्सिको का पठार है। ठीक है, यूएसए के जस्ट नीचे एक देश है मैक्सिको। ठीक है, तो उसको क्या है, मैक्सिको का पठार है। अब इससे नीचे जैसे पनामा नहर से आप ऐसे गुजरते हुए थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप, नीचे आते ही आपको ये उरुग्वे देश मिलेंगे, और साथ में एक आपको मिलेगा बोलीविया। अच्छा, बोलीविया का एक इंपॉर्टेंट और है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलीविया का ये है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है, तो लापाज, बोलीविया की राजधानी लापाज है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। वो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, लेकिन बोलीविया से संबंधित अभी बोलीविया का क्या है, बोलीविया का पठार। ठीक है, तो बोलीविया का जो पूरा बोलीविया एक क्षेत्र भी है, एक देश भी है, उसमें उसके नाम से ही पठार है, और उसका एक सब पठार भी है। उसका एक नाम क्या है, अल्टीप्लानो, ऐसे ही नाम है यहाँ के। ये तो 3-4 बार पढ़ने के बाद ही याद हो जाएंगे। नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अल्टीप्लानो, अल्टीप्लानो। ये भी बोलीविया के पठार का ही एक भाग है। जैसे ये सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल के बहुत सारे छोटे छोटे भाग हैं, ऐसे ये क्या है, अल्टीप्लानो बोलीविया पे ही स्थित एक पठार और है। ठीक है, अच्छा, मैंने बताया अभी बोलीविया के एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया कि इसकी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी स्थित है लापाज। ठीक है, अब वहां पर एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट क्या है कि तिब्बत के बाद दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है। देखो, फेमस पठार तिब्बत का पठार, ये यहां पर है, विश्व का सबसे बड़ा पठार फेमस है ये तिब्बत का पठार। ठीक है, और तिब्बत के पठार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये है आपका बोलीविया का पठार। तिब्बत दूसरे नंबर पर बोलीविया का पठार आता है। दूसरे नंबर का पूछ ले तो आपको टिक करना है बोलीविया का पठार। बात क्लियर। अब देखो इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है कि टिन का खनिज, जो टिन का पूरे पठारों में मैंने बताया हर जगह खजाने हैं कुछ न कुछ, यहाँ पर टिन का उत्पादन होता है बोलीविया के क्षेत्र में, बोलीविया के पठार में। ठीक है, तो टिन का उत्पादन हो गया। अच्छा, अब एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं, एक यहाँ का फेमस जगह है, मुझे याद आ गई अभी, ये तटीय क्षेत्र है, ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र। यहाँ पर एक देश है पेरू, ये पूरा किनारे पे स्थित है, ऐसे बाजू में पूरा पेरू स्थित है। ठीक है, पेरू का एक शहर का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि कभी सुना हो या ना सुना हो, अरीका। अरीका शहर को प्रेतों का शहर के नाम से जाना जाता है। अब आपको लगेगा प्रेतों का शहर कैसे, भूत वहां पर रहते हैं, ऐसा नहीं, वो इसलिए उसको प्रेतों का शहर कहा जाता है कि वहां पर एक गैस की उत्पत्ति हुई थी, शायद नाइट्रोजन है या कोई और गैस है, वो पर्टिकुलर गैस नहीं, लेकिन लगभग 90% मुझे याद है कि नाइट्रोजन गैस है। तो वहां पर उसकी मतलब उत्पत्ति यानी कि खदान उसकी मिली थी। तो वहां पर पहले क्या हुआ कि अरीका में सब लोग गए, तो वहां पर उस खदान में जाकर के सब लोगों ने उत्पादन किया, तो बहुत सारी वहां पर घर बने, सब कुछ बना, लोग वहां पर उनका जीवन यापन चल रहा था। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन के वहां पर खत्म हो गया, उत्पादन खत्म हो गया, तो वहां पर लोग करेंगे क्या अरीका में, तो सब लोग वो शहर को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो वहां पर अभी भी घर बने हुए हैं, पूरा खंडर है, तो अरीका का नाम रख दिया गया भूतों का शहर, कि अब कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने ऐसे ही बता दिया जानकारी के लिए। तो चलिए थोड़ा सा और बचा है। देखो अब क्या है कि इसके आगे है, जैसे ही आप यहाँ पेरू के क्षेत्र से सीधा आगे पहुंचोगे तो आपको एक बहुत बड़ा देश यहाँ का मिल जाएगा, दक्षिण अमेरिका का, ब्राजील। कौन सा देश, ब्राजील।
ब्राजील का एक पठार है मांटे ग्रासो का पठार। क्या नाम है? मांटे ग्रासो का पठार। कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है मांटे ग्रासो का पठार। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सोने व हीरे का लिए प्रसिद्ध पठार है ये मांटे ग्रासो का पठार। मांटे ग्रासो का पठार का लिए प्रसिद्ध है? सोने व हीरे के लिए। क्वेश्चन स्थिति इसकी बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया देश कौन सा है? ब्राजील। नाम कैसा है? ब्राजील से अलग नाम है। बोलीविया का पठार नहीं पूछ, स्थिति नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। ये भी पूछ सकता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो ये पूछ सकता है बोलीविया के लिए। ठीक है, लेकिन ब्राजील में पठार का नाम जरूर पूछेगा। मांटे ग्रासो का पठार कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए ब्राजील में स्थित है। सोने व हीरे की खदान है, ये जानकारी के लिए बता दिए कि यहाँ उत्पादन किया जाता है। एक और लास्ट पठार कौन सा है? पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का हर जगह पर्वत, पठार, ज्वालामुखी पर्वत, ये सब नाम पैटागोनिया के आप सुनोगे ही सुनोगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एक शहर है अर्जेंटीना, यहाँ से यहाँ की घास पूछी जाती है। ठीक है, आगे घासों के बारे में बताऊंगा मैं। तो जो अर्जेंटीना है वहां पर एक पठार है पैटागोनिया का पठार। पूरा क्षेत्र क्या? पठारी क्षेत्र पैटागोनिया का पठार। ठीक है, वो क्या है? एक मरुस्थल है, डिजर्ट जैसा है, पूरा मरुस्थली क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा, ये पठार बना कैसे? ये जो पठार बना है, जो फॉकलैंड की ठंडी जलधारा थी, जहां से फॉकलैंड की जलधारा बहती है। जलधारा है तो इतनी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपको पूरी जो आपको पता हो ठंडी कौन सी होती है, गर्म कौन सी होती है, एकदम एक बार में ही पूरा वर्ल्ड का मैप बना करके और जलधारा बता दी जाएगी कैसे कहां से कैसे गुजरती हैं। तो अभी के लिए पठारों में समझिए कि ये जो फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है, उस जलधारा के प्रभाव से इस पठार का निर्माण हुआ है, पैटागोनिया के पठार का। अच्छा, एक इसका और मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये देखो मैंने पहले बताया कि ये अर्जेंटीना क्षेत्र क्या है, यहाँ घास अधिक मात्रा में है। तो ये जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर घास ही रहती है अधिकतर। तो भेड़, यहाँ पर भेड़ अधिक मात्रा में पाली जाती है। क्या पाली जाती है? जो अर्जेंटीना क्षेत्र में भेड़ अधिक मात्रा में पाली जाती है। तो भेड़ के लिए चारा गाय क्षेत्र एक अच्छा ये पैटागोनिया का क्षेत्र। बात क्लियर हो गई? तो देखो पूरे के पूरे पठार मैंने आपको बता दिए कि इथोपिया में, नाइजीरिया में, जाम्बिया, अंगोला या म्यांमार, या अपना जितना भी पूरा वर्ल्ड में है जितने भी पठार, कहीं से भी एक एक पठार के बारे में क्लियर तरीके से बताया। अब करना क्या है? अब ये करना है कि इस वीडियो को आपको एक बार फिर से देखना है। अब अभी नहीं देखना, कल जो है तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कुछ ना कुछ कि जो रेगुलर स्टूडेंट है वो क्या करेंगे कि आज का दिन छोड़ करके अब कल आप दूसरे दिन एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा करके एक बार और सुनना है। आपके लिए हमेशा के लिए ये पठार जो है तो दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, कोशिश करूंगा या तो पर्वत या झीलें। वैसे पर्वत का कोशिश करूंगा, पर्वत ये पढ़ाए या तो फिर झीलें, दो में से एक का अगला वीडियो में बनाऊंगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।